नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 21 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के सोशल स्टडीज यानी कि एसएसटी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये दूसरे शिफ्ट के एसएसटी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ मैथमेटिक्स के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। ज्येष्ठाधिकार आप फैमिली ट्री से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए ये कोई राजा है, किंग है, ठीक है, तो इसके मान लीजिए कि 3 पुत्र हुए, ठीक है, ये पुत्र सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है और अंत में ये सबसे छोटा पुत्र है। तो राजा के बाद से जो इसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा वो इनका सबसे बड़ा पुत्र होगा, यानी कि ये इसका उत्तराधिकारी होगा। इसके मृत्यु के बाद, मतलब कि राजा के पुत्र के मृत्यु के बाद या फिर अपने पद से हटने के बाद इसके जो भी पुत्र होंगे उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, मान लीजिए ये सबसे बड़ा पुत्र हो गया, ये इससे छोटा और ये सबसे छोटा, तो इसको राजपाट मिलेगा, यानी कि पुत्र के बड़े पुत्र को राजपाट मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि इस राजा के पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका कोई भी पुत्र नहीं हुआ, उस कंडीशन में जो ये राजपाट है इस राजा के दूसरे सबसे बड़े पुत्र को उसका राजपाट दिया जाएगा, इस बड़े पुत्र के मृत्यु के बाद या फिर अपने पद से हटने के बाद, ठीक है। यही होता है ज्येष्ठाधिकार। तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, ये इसका अर्थ होता है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यह पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया ने किस सीक्वेंस में प्रांतों को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, पहले विंध्य का दक्षिण को कब्जे में लिया गया, उसके बाद से अफगानिस्तान को और अंत में सिंध और पंजाब को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही क्रम है। अगला प्रश्न, मुगल शासन काल में जो विभिन्न प्रकार के पद हुआ करते थे उनका क्या कार्य था, उसको मैच करने के लिए हमसे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे, पहले दिया गया है, अगर हम लोग बात करें फौजदार की, तो फौजदार जो होता था वो जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिला का कहीं पर भी बात नहीं किया गया है, लेकिन एक तरीके से सेना नायक दिया गया है, ठीक है। तो इसे प्रमुख सैनिक अधिकारी के तौर पर अगर मान लिया जाए तो ये मान लीजिए फौजदार का हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें सदर की, तो सदर जो होता था वह प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों के पालन की देखभाल करता था और काजी के रूप में न्याय करता था, यानी कि ये धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो जो सदर हो जाएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन में धार्मिक दिया गया है, तो चलिए मान लेते हैं हम बी वाले का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि बख्शी की, तो जो बख्शी का मुख्य कार्य होता था वह सेना की देखभाल करना होता था। बख्शी का जो मुख्य कार्य होता था वो सेना की देखभाल करना होता था। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ही विकल्प में सैनिक वेतनाधिकारी दिया गया है, तो केवल वेतन से संबंधित नहीं थे बल्कि सेना से संबंधित जो भी कार्य होते थे ये बख्शी करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शंस सही नहीं दिए गए हैं। और एक बार अगर कोतवाल की मैं बात कर लूँ तो कोतवाल जो होते थे वो सूबे की राजधानी और बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करते थे, ठीक है। और सरकार, जिले का प्रशासन, मुगल काल के सरकार में फौजदार, आमिल, कोतवाल और काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोतवाल की बात करें तो ये नगरों में बड़ी बड़ी जो नगर होते थे या फिर जो देश सूबे की राजधानी होती थी उसमें कानून व्यवस्था को बनाने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन अगर बचा है नगर, तो इसमें केवल नगर दिया गया है, जबकि इसमें कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए थी कोतवाल में, तो ये भी विकल्प पूरा एप्रोप्रिएट नहीं दिया गया है। इस वजह से इस प्रश्न में संदेह है और ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इसके विकल्प सही से एप्रोप्रिएट नहीं दिए गए हैं। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पितरा दूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबा करके बनाए गए थे। ये बात बिल्कुल सही है, इन्हीं पत्थरों का उपयोग शाहजहां ने किया था, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट 2 दिया गया है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया है।
ठीक है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 4 में दिया गया है ए और बी दोनों सही है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है, यानी कि क्या पढ़ाना है ये तय बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार होता था, यानी कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, जिसमें बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। आगे पढ़िए। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हमको चारों विकल्पों में से पढ़ करके बताना कि कौन सा विकल्प सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित था, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, शिक्षा का जो आदान प्रदान होता था वह छात्रों के अधिगम स्तर के अनुसार होता था, यानी कि बच्चे कितने स्तर तक सीख पा रहे हैं उसी के अनुसार जो शैक्षणिक पद्धति थी, यानी जो शिक्षा का आदान प्रदान था वो किया जाता था। तो ये व्यवस्थित हुआ, ना कि अव्यवस्थित हुआ। ठीक है, तो ये अव्यवस्थित कर रहा था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रणाली लचीली थी, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? यहां पर शिष्यों की आवश्यकताओं की बात की गई है, यानी कि जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शैक्षणिक पद्धति को ढाला जाता था। ठीक है, यानी कि शिष्यों की आवश्यकता क्या हो गई, इससे ये प्रणाली लचीली बनती है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, यहां पर आवश्यकता का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आज की शैक्षणिक पद्धति के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें कोई दृष्टिबाधित बालक भी होगा, कोई श्रवण बाधित बालक भी होगा। तो जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, और जो सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है या फिर साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। यानी कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग है और उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उस समय शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रणाली लचीली हुई, इस वजह से विकल्प बी वाला सही होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुसार, जरूरतों के अनुकूल थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, क्योंकि उनको स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ही उनको एक तरीके से शिक्षा दी जाती थी। अगला दिया गया, शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते थे, तो ये भी विकल्प गलत है। क्यों गलत है? यहां पर आप देख सकते हैं, छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। अब छात्र भी इंटरेक्शन कर रहे हैं टीचर से, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक छात्रों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दे रहा है, और ये विकल्प कह रहा था कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, यानी कि केवल बी और सी वाला हमारा सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा विकल्प बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ए और बी, इनको पढ़ करके सही विकल्प का हमको चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। तो मोहम्मद तुगलक ने शराब बनाने वाले को, नाई को और बावर्चियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि उनकी इस बात को लेकर के आलोचना हुई थी। क्यों आलोचना हुई थी? क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जो नाई हैं यानी जो हमारे बाल काटते हैं, जो बावर्ची हैं यानी जो खाना बनाते हैं, और जो शराब बनाने वाले हैं वो ऊंचे पदों पर नहीं बैठ सकते, ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नहीं बैठ सकते, इसलिए उनकी आलोचना हुई थी। यानी कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने पढ़ा ना होगा तो आपको एक अनुमान लगाना होगा कि आखिर उनकी आलोचना क्यों हुई, क्योंकि इस प्रकार से उस समय सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई थी समाज में कि ऐसे काम करने वाले लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नहीं बैठाया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो बी है कि यह उस समय प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है, ये अनुमान है ए का, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ होगा, उनकी आलोचना क्यों हुई होगी मोहम्मद तुगलक की, तो ये हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उस समय सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा के हिसाब से लोग जो हैं वो उसका विरोध कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों सही है, और जो बी है वो अनुमान है ए का। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, देखिए ए और बी दोनों सही है, तथा बी जो है वो सही अनुमान है ए का, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो इसे हम लोग मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थीं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसका एक
प्रमुख कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उस समय जो भी भट्टियां थी उसमें लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था उसको जलाने के लिए, और जब जब जंगल का नया नियम कानून लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस समय क्या हुआ कि जो जंगलों की लगातार कटाई हो रही थी, पेड़ों की लगातार कटाई हो रही थी, उस पर रोक लग गई, जिसकी वजह से भट्टियां जो थी वो अनुपयोगी हो गई। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो बी है वो सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए की। यानी कि चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दिया गया है ए और बी दोनों सही है, और बी जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ये विकल्प बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि? तो कारीगरी सीखने पर उन्होंने जोर इसलिए दिया था ताकि बच्चों की जो समझने और सीखने की क्षमता है उसमें विकास हो सके, साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ जी सके कि हाँ वो भी अपनी आजीविका के लिए कमा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, देखिए यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, पहला ये वाला सही है। और दूसरा देखिए यह गरिमा और आत्मसम्मान की वृद्धि की ओर ले जाएगा, ये भी विकल्प इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह बच्चों को पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाएगा, तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे पढ़ाई कर रहे थे तभी उनको कारीगरी सिखाने की बात की जा रही थी। तो आर्थिक तौर पर उनको थोड़ा सा सक्षम जरूर बनाएगा, लेकिन सामाजिक तौर पर या फिर परिवार से वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो सकते थे उस अवस्था में, इसलिए स्वतंत्र बनाएगा ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बी वाला देखिए यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सके। तो माता पिता का व्यवसाय हो सकता है कि अलग हो, और उनके द्वारा जो कारीगरी सीखने की बात की गई थी जैसे कि थैले बनाना और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्य हो सकते थे, तो वह माता पिता की आजीविका कमाने में उनकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता है कि उनकी माता पिता किसानी करते हों या फिर कोई अन्य काम करते हों। तो बच्चे को जो कारीगरी सिखाई जा रही थी उससे बच्चे अपने स्तर पर कुछ दो पैसे कमा सकते थे, ना कि माता पिता की आजीविका कमाने में मदद नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी विकल्प हमारा निगेटिव होगा, उत्तर नहीं होगा। यानी कि केवल सी और डी वाला विकल्प इसका सही जवाब है। दिए गए ऑप्शंस में देखिए विकल्प नंबर 4 सी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी उत्तर मैं बता रहा हूं 100% श्योर होने के बाद से, सीबीएसई की रिवाइज्ड आंसर की से श्योर होने के बाद ही आपको बता रहा हूं, तो आंख बंद करके आप इस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योति राव फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। सभी असमानताओं की कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, तो ये दोनों के बीच असमानता हो गई, तो ये उस समय ये प्रोत्साहित किया गया था कि ईश्वर की देन है, मतलब कि कोई अमीर है तो वो ईश्वर की कृपा की वजह से, और कोई गरीब है तो वो ईश्वर की वजह से है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो कोई गरीब होगा कोई अमीर होगा तो कोई मेहनत करेगा ही नहीं, पैसा कमाना ही नहीं चाहेगा, या फिर यूँ कहें कार्य करना ही नहीं चाहेगा। कोई भी काम उसके साथ हो तो वो कह देगा कि भगवान के ऊपर थोप देगा कि हाँ भगवान या फिर ईश्वर की इच्छा थी, इस वजह से ऐसा हुआ। इस वजह से स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 1906 ईस्वी में सोंग्रम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था औपनिवेशिक भारत में स्टील और लौह धातु कर में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? पहला दिया गया है अंग्रेजों द्वारा नवाबों और राजाओं को हराने के परिणामस्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर के लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाती थी, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों विकल्प इसके सही हैं। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ए और बी दोनों इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। समवर्ती सूची का मतलब कि ऐसे टॉपिक जिनके बारे में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब कि केंद्र सरकार तो कानून बनाएगी ही बनाएगी, राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसी टॉपिक पर अपना अलग कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विरोधाभास हुआ तो फिर जो अंतिम कानून होगा वो केंद्र सरकार का माना जाएगा। जैसे कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि
जो एनसीटी का गाइडलाइन था बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के संदर्भ में, वो कई राज्यों के द्वारा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ही अनुमोदन दिया गया था एनसीटी को पत्र जारी करने के संदर्भ में। बावजूद इसके कई राज्य क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के पास भी अधिकार है कि वो टीचर्स की जो हायरिंग करते हैं वो अपने स्तर पर कुछ नियम कानून बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में होने की वजह से ऐसा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान करिए। पहला दिया गया है अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कि ये हो जाएगा। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थायी मानव निवास संभव नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये एक द्वीपीय महाद्वीप है। और बात रह गई दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या बना? देखिए ए का 1, बी का 3, उसके बाद से देखिए 3 का 4 और जो डी है यानी चौथे का 2, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? विषुव जिसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि जब सूर्य की किरणें जो भूमध्य रेखा है उस पर सीधी चमकती है। इसको और आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष का वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर होता है। ठीक है, यह वह समय है जब पृथ्वी का आधा प्रदीप्ति भाग जो है दोनों ध्रुवों में समान रूप से शामिल करता है और भूमंडल पर दिन और रात्रि 12 घंटे की यानी कि बिल्कुल समान हो जाती है। भारत में पूछा गया था कि ये विषुव कब होता है, तो ये पहली बार होता है 21 मार्च को। ठीक है, और दूसरी बार होता है 23 सितंबर को। ठीक है, पहली बार 21 मार्च को और दूसरी बार 23 सितंबर को। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 21 मार्च और 23 सितंबर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, तो अक्षांश रेखा होती क्या है? तो यहाँ पर जो एक मान लीजिए ये एक क्षैतिज रेखा हो गई, मान लीजिए विषुवत रेखा हो गई, तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है पृथ्वी का, उससे ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ कोई अंश हो, मान लीजिए ये 10 डिग्री, और इससे पश्चिम की तरफ भी मान लीजिए 10 डिग्री ये अंश है, और इसी प्रकार से पृथ्वी के हर भाग पर 10-10 डिग्री मान लिया जाए, तो इसको सभी बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार से एक कोई रेखा खींची जाए जो पूरे पृथ्वी को पीछे की तरफ से इस प्रकार से घेरे, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक गोला बन जाए। इसे ही बोला जाता है एक तरीके से अक्षांश रेखा। सभी पृथ्वी इस प्रकार से छोटे छोटे गोलों से बटी हुई है। ठीक है, प्रत्येक कोण के हिसाब से। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा होगी वो कौन सी होगी? तो जाहिर सी बात है जो अक्षांश रेखा यहाँ पर यानी कि व्यास पर होगी वो सबसे लंबी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो देखिए ये इसकी लंबाई कम होती जाएगी। देखिए इस पर जहाँ जहाँ आप ध्रुवों पर जाएंगे तो बिल्कुल पॉइंट पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इसकी लंबाई कम होती जा रही है। यानी सबसे लंबा कौन सा है? जो व्यास पर होगा, और सबसे जो व्यास पर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है। तो यानी कि विषुवत वृत्त इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या हो रहा होगा? तो देख लीजिए भारत की जो स्थिति है विश्व पर कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए इसको मैं इस प्रकार से बांट देता हूं, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में ये बसा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और यहीं पर मान लीजिए भारत की स्थिति है, तो ये क्या हो गया? उत्तर यानी कि देखिए ऊपर की तरफ है, और पूरब यानी कि देखिए इस तरफ बसा हुआ है भारत। ठीक है, तो जो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, जिसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो इधर वाला जो एरिया है इस पे सुबह पहले हो जाएगा, और जैसे जैसे पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही होगी पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इधर वाला भाग बाद में सूरज के सामने आएगा। यानी पहले यहाँ सुबह हो जाएगी और बाद में यहाँ पर होगी। मान लीजिए ग्रीनविच मीन टाइम रेखा यहाँ से ये गुजर रही है, तो यहाँ पर अभी सुबह नहीं हुआ है लेकिन भारत में सुबह हो चुका है, और ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे पहले है, आगे चल रहा है। अब चूंकि हमसे पूछा गया है कि भारत में 6:30 बजे का समय हो चुका है शाम के, तो लंदन में
क्या समय हो रहा होगा, तो 5.5 घंटा इससे पहले हो जाएगा लंदन में। क्यों? क्योंकि भारत का आगे है तो लंदन का 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा। तो 6:30 में से जब 5.5 घंटा घटाएंगे तो हमारा दोपहर का 1 बजे आएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में देखिए विकल्प नंबर 4 दोपहर के 1 बजे इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पर्वत है, कुछ इस प्रकार से ये बड़ा सा पर्वत है मरुस्थल के क्षेत्र में, और यहाँ पर इसमें लगातार ये पवनें आकर के टकरा रही हैं। तो होगा क्या कि ये बाहरी वाला आवरण धीरे धीरे अपर्दन इसमें होने लगेगा और ये कण धीरे धीरे टूटने लगेंगे। ठीक है, ये कण धीरे धीरे टूटने लगेंगे और ये जो नीचे वाला भाग था अपर्दन की वजह से, बार बार पवन के टकराने की वजह से ये पतले हो जाएंगे और ये ऊपर वाला जो चट्टान है इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला चट्टान इसी प्रकार से बड़े आकृति में रहेगा और नीचे वाला हवा के लगातार टकराव की वजह से ये छोटे छोटे कणों के रूप में टूट करके नीचे बिखर जाएंगे, यानी कि अपर्दित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसे ही छत्रक शैल कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये पवनों की वजह से होता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? सबसे पहले तो जानते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूभाग जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और पठार क्या होता है? तो ऐसा भूभाग जो अपने आसपास के इलाकों से थोड़ा सा उबर करके ऊंचा उठ गया उसे पठार बोला जाएगा। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार क्या हो गया? जो कि 3 तरफ से जल से घिरा होगा और अन्य आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा उभरा हुआ ऊंचा उठा हुआ होगा, उसे प्रायद्वीपीय पठार बोला जाएगा। इसके संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, ये इसकी जो शेप होती है वो त्रिभुजाकार होती है, जो कि पहले विकल्प में ही दिया गया है। और चूंकि पठार है तो इसका धरातल जो होगा वो काफ़ी ऊंचा नीचा होगा, यानी कि ये त्रिभुजाकार होगा और इसका धरातल ऊंचा नीचा होगा। ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं जैसे कि विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं, ये भी विकल्प बिल्कुल सटीक जवाब है। तीसरा देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है या उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, तो ये विकल्प गलत है। चौथा देखिए, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यानी कि ए, बी और डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए विकल्प नंबर 3 में ए, बी, डी दिया गया है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए सभी विकल्पों में लाल किला और ताजमहल की बात की गई है और औषधि सेल और कायांतरित सेल की बात की गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लाल किला और ताजमहल में से कौन सा औषधि है या फिर कौन सा कायांतरित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि औषधि सेल कहते किसे हैं। तो अपक्षय या फिर अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा जो मूल चट्टान है उसके विघटन या फिर टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को औषधि सेल कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग आग्नेय सेल की, तो आग्नेय सेल जो औषधि सेल हैं या फिर जो आग्नेय सेल हैं उनको ताप और दाब के कारण जो उनमें परिवर्तन होता है, जो रूपांतरण होता है, उसे हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि औषधि और आग्नेय सेलों के ताप और दाब के उच्च होने की वजह से जो उसमें परिवर्तन हो जाता है, जो उसमें कायांतरण एक तरीके से रूपांतरण हो जाता है, उसे हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लाल किला जो है वो औषधि सेल से बना हुआ है। ठीक है, और जो ताजमहल है वो संगमरमर यानी पत्थर से बना हुआ है, जो कि उच्च ताप और दाब पर औषधि सेल या फिर आग्नेय सेल जो होते हैं वो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें मौसमी पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन या फिर इसी को अस्थायी पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये मौसम या फिर समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उसे मौसमी या फिर अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो मानसून आने की वजह से जो मौसमी जो हवाएं चलती है, जो पवन चलती है, उसे हम लोग मौसमी पवन कहते हैं। तो मानसून पवनें इसका उदाहरण हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। आप लोग देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो एक विशेष प्रकार का पोशाक पहनते हैं, कपड़ा पहन करके ही वो अंतरिक्ष में जाते हैं। आगे देखिए, चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं जो हैं जिसमें रक्त का बहाव होता है वो विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। चूँकि वायुदाब जो है वो हमारे शरीर पर प्रेशर डालती है और अगर वायुदाब नहीं रहेगा तो हमारी जो रक्त शिराएं हैं जिसमें से
ब्लड प्रवाहित हो रहा है उसको अंदर से फोर्स मिलेगा और उसकी वजह से नस फट सकता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? वायु दाब के ना होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और जो बी वाला स्टेटमेंट है वो ए की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या करता है। अब ये ऑप्शन एक में दिया गया, देखिए ए और बी दोनों सही है और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता? स्क्रीन पर आप सहारा मरुस्थल का इमेज देख पा रहे होंगे, जो डार्क येलो कलर से है वो सहारा मरुस्थल और विभिन्न देशों में जो ये फैला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल किस देश में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माली की बात की गई थी। तो जो डार्क येलो है वो सहारा मरुस्थल है, यानी कि ये माली में तो उपस्थित है, इस वजह से माली हमारा उत्तर नहीं होगा। लीबिया का भी ऑप्शन दिया गया था, देखिए ये लीबिया है, लीबिया में भी सहारा मरुस्थल स्थित है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ट्यूनेशिया की बात की गई थी, देखिए ये वाला जो देश है छोटा सा, ये ट्यूनेशिया है, इसमें भी सहारा मरुस्थल है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। उसके बाद से जो चौथा विकल्प दिया गया था वो साउथ सूडान दिया गया था। साउथ सूडान यहाँ पर है, देखिए इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से ऐसे होकर के जा रही है साउथ सूडान की, इसमें सहारा मरुस्थल नहीं है। और चूंकि प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल किस देश में नहीं है, तो साउथ सूडान इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रक्षक मेखलाएं, जिसे अंग्रेजी में शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली होता क्या है, तो इस विधि में मृदा के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं। वृक्षों की जड़ें मृदा को बांधती है और पानी या फिर हवा की क्रिया से मृदा की ऊपरी परत हटाने से रोकती है। तो शुष्क प्रदेशों में और तटीय प्रदेशों में मृदा संरक्षण के लिए सबसे जो उचित तरीका है वो शेल्टर बेल्ट्स यानी कि रक्षक मेखलाएं हैं। विकल्प नंबर 3 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए विकल्पों ए और बी यानी स्टेटमेंट को पढ़िए और दिए गए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट दिया गया है कि अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, तो ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है अमूल डेयरी, यानी कि ए वाला सही है और बी वाला गलत है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा ए सत्य है और बी असत्य है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 स्थानांतरित कृषि, इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्थानांतरित कृषि, जिसे स्थानांतरणीय कृषि भी कहते हैं, जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद से उसको त्याग करके दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है, तो जब तक वो उपजाऊ रहेगा तब तक उस पर कृषि की जाएगी और जब वो उपजाऊ नहीं रहेगा यानी उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाएगी तब उसको बदल करके दूसरे खेत पर कृषि शुरू कर दिया जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं और इसी के विभिन्न नाम प्रश्न में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोच करके इनकार कर दिया कि यह बच्चा गरीब अथवा गंदा है, तो ये क्या है? तो ये उस पर्टिकुलर बच्चे जिसको बच्चे गरीब या फिर गंदा मान रहे हैं उसके साथ भेदभाव है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 भेदभाव इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसे शक्ति का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? राजतंत्रीय सरकार यानी कि जिसमें एक राजा होता है जो कि पूरे राज्य पर जिसका हुकूमत होता है। ठीक है, यानी कि राज करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इस बात की चर्चा की गई है, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जीनिंग मील काम में आती है? तो ये कपास के लिए जीनिंग मिल का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार का विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो इरोड का कपड़ा का बाजार है वो तमिलनाडु में लगता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहारिया जो महिलाओं की एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो ये चित्रकूट से प्रारंभ हुआ था। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 12 साल का बच्चा कांच यानी कि ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि 14 साल से कम आयु का बच्चा किसी भी औद्योगिक कारखाने में काम नहीं कर सकता। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। तो किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप में कोई भी डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं होता है राज्य का, भारतीय राज्य का, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो ये भी विकल्प गलत है, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के तहत बिना किसी भी सांस्कृतिक भेदभाव के, बिना किसी भाषाई भेदभाव के, बिना किसी अल्पसंख्यक भेदभाव के सभी को समान अधिकार देता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बालक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के अंतर्गत फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए विकल्प नंबर 4 ए और बी दोनों गलत हैं, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? यानी कि हाईकोर्ट किस जगह पर है इन चारों राज्यों को मिलाकर के? तो वो गुवाहाटी में है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दलित शब्द का क्या अर्थ है? तो दलित का मतलब होता है कुचला या फिर टूटा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इससे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि प्रत्येक भारत का नागरिक किसी भी जगह पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में जो उत्तर भारतीय श्रमिक थे, जैसे कि यूपी बिहार के, उनको काम करने से मना किया जाता था, उनको भगाया जाता था वहाँ से। तो ये उनके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ से एसएसटी की पेडागोजी शुरू हो रही है, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है एसएसटी में पेडागोजी का। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? इतिहास का नेचर कैसा होता है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। निरंतर कहने का मतलब कि लगातार, और सुसंगत का मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि भारत को जो आज़ादी मिली है वो एक ऐतिहासिक घटना बोला जाएगा, और उस ऐतिहासिक घटना के पीछे बहुत सारे लगातार कारण बने जो कि भारत की स्वतंत्रता में उत्तरदायी साबित हुए, और साथ ही साथ ये सभी जो कारण थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जैसे कि सबसे पहले 1857 की क्रांति आई, उसके बाद से क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के अंग्रेजों के नीतियों की वजह से लोगों में आक्रोश जन्म लिया, और इसके वजह से धीरे धीरे आक्रोश बनते बनते ये एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, और 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली। तो ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं और वो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, यानी कई कारण लगातार, निरंतर और एक दूसरे से कनेक्टेड कारण की वजह से हमें हमारे देश को आज़ादी मिली। ठीक है, तो ऐतिहासिक घटना निरंतर और सुसंगत होती है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होती है और ना ही चक्रीय होती है। रेखीय का मतलब कि ऐतिहासिक घटनाएं एक दिशा में चल रही है, और चक्रीय होने का मतलब कि ये घटनाएं इस प्रकार से गोल गोल, मतलब कि एक घटना होने के बाद से फिर वही चीज़ रिपीट होने की बात हो रही है। तो जो घटना एक बार घटित हो चुकी है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी ऐतिहासिक में। मतलब कि एक घटना जो बीत चुकी है वो कैसे पॉसिबल है कि दोबारा होगी? अब हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि फिर से हमारे देश को आज़ादी मिले? नहीं संभव है। यानी कि एक घटना जो घट चुकी है वो चक्रीय फॉर्म में आ नहीं सकती। साथ ही साथ ये कहना कि रेखीय नहीं होती है, तो ये गलत है। ये रेखीय होती है, क्योंकि एक घटना जो बीत गया उससे आगे निकल चुके हैं, अब दूसरी घटना घटेगी, ये पुनः घटना रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेखीय होता है, ये सही है, लेकिन चक्रीय नहीं होता है। और विकल्प में क्या कह रहा था कि ना तो रेखीय और ना ही चक्रीय, तो ये गलत हो गया। ठीक है,
चलिए, यानी कि केवल ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए, केवल ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? तो ये आधुनिकतावाद इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना आवश्यक है। कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए पाठ का उद्देश्य लिखते समय? ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, क्या लक्ष्य है, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा। दूसरा देखिए, सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी जो सीखने वाला है, जो शिक्षार्थी है, उसके दृष्टिकोण से उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, उत्तर होगा। सी वाला देखिए, इस तरह के उल्लेखित होना चाहिए जिससे विभ्रम ना हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये बुक लिखने की प्रॉपर्टी है कि बुक में जो कंटेंट हो इस प्रकार से लिखा जाए कि उसमें कोई भ्रम की स्थिति ना बने। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक लिखने की प्रॉपर्टी है, बुक की प्रॉपर्टी है, किताब की प्रॉपर्टी है, और हमसे प्रश्न में पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे बुक के लिए होता है, ना कि पर्टिकुलर किसी पाठ के लिए। तो ये थोड़ा संकुचित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा दिया गया, अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भले ही बाल केंद्रित शिक्षा जरूर है, लेकिन वहाँ पर शिक्षक की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस प्रकार से बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांचना है, किस प्रकार से उसके पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा उसको देनी है। यानी ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है, ए, बी और डी वाला हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। चारों ऑप्शंस में देखिए आपको ए, बी और डी कहीं पर भी नहीं दिखेगा। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने ये गलत उत्तर दिया था, सभी विकल्प इसके गलत है, इसलिए रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होगी? तो ग्लोब को देख करके बच्चे सापेक्ष स्थिति यानी कि स्थानिक पोजीशन को समझ पाएंगे। जैसे कि बच्चे महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद से समुद्र की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, तो बच्चे पोजीशन को यानी कि एक तरीके से स्थानिक जो सभी देशों की, सभी महाद्वीप की, सभी महासागरों की, सभी जो दोनों ध्रुव की स्थिति क्या है, इसके बारे में बच्चे जान पाएंगे। यानी कि स्थानिक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्थानिक कौशल में बढ़ोतरी होगी। विकल्प नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त या फिर प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? प्रच्छन्न पाठ्यक्रम यानी कि इम्प्लिसिट करिकुलम इसे बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, कोई ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चा कोई ऐसी चीज सीख रहा है जो कि मुख्य लक्ष्य नहीं था। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ग्रुप में कोई टास्क कर रहे हैं, तो टास्क वहां पर इंपॉर्टेंट था और उसका आउटपुट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे जब ग्रुप में कार्य करते हैं, ग्रुप में कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग की भावना भी विकसित हो रही है। तो सहयोग की भावना विकसित करना वहां पर मेन टारगेट नहीं था। मेन टारगेट था कि हमें आउटकम निकालना, जिस भी गतिविधि में हम लोग बच्चे ग्रुप में कार्य कर रहे थे उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना। लेकिन इससे अव्यक्त एक करिकुलम भी बच्चे में डेवलप हुआ कि बच्चे ग्रुप में कार्य करना सीख रहे हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे, यानी कि वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर बच्चे सीख रहे होंगे। चलिए यहां पर पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्र छात्राओं द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था, तो जिस एम को लेकर के गतिविधि कराई जा रही थी उसी एम को अगर अचीव किया जा रहा है तो ये प्रच्छन्न करिकुलम नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्षा के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया को रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई टारगेट नहीं अचीव हो पा रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, कक्ष में छात्र छात्राओं द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखा की अवधारणा सीखना, तो ये भी जो टारगेट है उसी को अचीव करने की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, समूह कार्य पर कार्य करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। अब देखिए, समूह कार्य किसी अलग टारगेट को लेकर के किया जा रहा होगा और उसकी वजह से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना, ये मेन टारगेट से हट करके कुछ अलग हो रहा है। इस वजह से ये प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि इम्प्लिसिट करिकुलम का उदाहरण होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या युद्ध को रोका जा सकता है?
विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इस दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोवैज्ञानिक, वित्तीय तर्कों और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती हैं। शिक्षिका निम्न पद्धति को अपना रही है। तो ध्यान से समझिएगा, जब एक ही मुद्दे पर अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पक्षों से जब बात की जाती है तो उसे हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं, यानी सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको एक साथ जोड़ करके बताना, जिसे हिंदी में एकीकृत अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 एकीकृत पद्धति इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषण की बात की गई है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग। यहाँ पर देखिए विभिन्न स्थानों से अगर हिमालय स्पष्ट तौर पर दिख रहा है तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन अगर स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा है और इस प्रकार की कोई खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है तो निश्चित तौर पर ये कटिंग जो है वो वायु प्रदूषण की अवधारणा को समझाने में मदद करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा उतना हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। देखिए अगर वायु प्रदूषण होगा तो निश्चित तौर पर पशु पक्षी भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि वो भी सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर गौरैयों की संख्या में वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण कम हुआ होगा, यानी कि सीधे तौर पर ये वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये भी हमारा जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था और हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए वायु गुणवत्ता का सूचकांक 30 दिन के आंकड़े, तो ये भी बिल्कुल वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। तो पॉलीथीन बैग का जो प्रयोग किया जाता है उससे मृदा प्रदूषण होने की ज़्यादा संभावना रहती है, वायु प्रदूषण उससे कम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वायु प्रदूषण की अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सकें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि छात्र स्वयं से करने के लिए जिसमें सक्षम होंगे वही वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की। तो सहारा रेगिस्तान का भ्रमण पॉसिबल नहीं है कि बच्चे अपने स्तर पर स्वयं से कर सके, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें। तो बच्चे अपर प्राइमरी स्तर के यानी कक्षा 6 से 8वीं के बच्चे हैं, वो मानचित्र बनाने में सक्षम नहीं होंगे और उसमें सहारा रेगिस्तान, क्योंकि सहारा रेगिस्तान जो है वो वर्ल्ड मैप में आपको दिखाना होगा और अपर प्राइमरी के बच्चे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए संबल व्यक्ति को पहचाने और बातचीत कर विस्तृत विवरण बनाएं। तो यहाँ पर विवरण हो गया या व्याख्या हो गया, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं वो निगेटिव सेंस में होते हैं, हमारा उत्तर ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। तो सहारा रेगिस्तान पर जानकारी जो है बच्चे इंटरनेट के माध्यम से खुद से भी एकत्रित कर सकते हैं और इसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं कक्षा के लिए। ठीक है, तो ये सही विकल्प है क्योंकि बच्चे इसे अपने स्तर पर खुद से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा विकल्प इसलिए भी निगेटिव था क्योंकि जिस प्रश्न में आपसे पूछा गया था जिसे बच्चे भी अपने आप कर सके, तो यहाँ पर बातचीत करने की बात की गई थी। बच्चे कम से कम 2 लोगों रहने ही चाहिए तभी इंटरेक्शन कर पाएंगे, तो बच्चा यहाँ पर अपने आप से नहीं कर सकता था, यानी एक लोग की और आवश्यकता थी। लेकिन जो चौथा विकल्प है वो बच्चा इंडिविजुअली अपने स्तर पर कर सकता था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, ये बात बिल्कुल सही है। सत्य का खोज जब सामाजिक विज्ञान में किया जाएगा तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, और कई आलोचनाओं के उद्दीपन होंगे। उद्दीपन का मतलब कि स्टिमुलस, यानी कि जिसे देख करके, जिसे समझ करके, जिसे विश्लेषण करके हमारे मन में एक तरीके से उत्तेजना उत्पन्न होगी, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक, तो ये विकल्प निगेटिव है। तीसरा देखिए दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
चौथा देखिए, छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना। ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम आलोचनात्मक चिंतन किसी भी टॉपिक पर करेंगे तो बच्चों की जो अज्ञानता है वो दूर होगी और बच्चों के मन में जो असमंजस है वो भी उससे मुक्त होंगे, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग करने से बच्चा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और जो भी मन में उसके उत्सुकता थी, असमंजस थी, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। चौथा देखिए, अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना। जाहिर सी बात है, जब बिना किसी आधार का कोई दावा किया जाएगा तो आलोचनात्मक चिंतन के आधार पर उसको दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ जो विचार हैं उसको भी एक तरीके से एग्जैक्ट लाया जा सकता है अगर आलोचनात्मक चिंतन किया जाए। यानी ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि ए, डी और ई वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, डी और ई की बात की गई है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए सबसे अधिक संभावना रखते हैं? तो जिस भी विकल्प में बच्चों को खुद सोचने विचारने का मौका दिया जाएगा, खुद क्रिटिकल थिंकिंग करने का अवसर दिया जाएगा, वो वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि क्या आप क्या सोचते हैं, आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्याकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करें। तो ये एक्टिव होकर के बच्चे एक दूसरे से ग्रुप में चर्चा करेंगे और ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपना मौलिक विचार प्रस्तुत कर रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल इससे विकसित होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो ये सिर्फ परिभाषा तक सीमित रखने की बात की जा रही है। बच्चे इसको सीख चुके हैं तो अब इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला विकल्प हमारा नहीं होगा। तीसरा देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है? तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो एक तरीके से चावल को पैदावार के लिए उपयुक्त है, इस वजह से पैदा किया जाता है। तो इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चे इसको पढ़ चुके हैं, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। डी वाला देखिए, कल्पना करें कि क्या आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहाँ देखी। तो अब खुद को आप वहां पर इमेजिनेशन कर रहे हैं मार्को पोलो के तौर पर, तो ये एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो गया जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे ज़्यादा संभावना है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। चौथा देखिए, मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि बच्चे को चिंतन करने का मौका मिल रहा है। यानी कि इसका कौन सा जवाब सही होगा? ए, डी और ई वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 4 में ए, डी और ई की बात की गई है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होता है कि यात्रा का जो विषय है, मतलब जिस टॉपिक पर क्षेत्रीय भ्रमण होना है उस पर पहले चर्चा के लिए पाठ तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे ही दिया गया है, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार की जाती है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस छात्रों को बताए जाते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है आपको क्षेत्र भ्रमण के दौरान। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर क्या होता है कि ये यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार की जाती है, जिसमें आगमन, प्रस्थान, समय, स्नानगृह, ठहराव और भोजन के लिए उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी ये प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये तीसरे नंबर पर होगा। ठीक है, और चौथे नंबर पर यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन किया जाता है, तो ये अंतिम स्तर नंबर हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना? ए, सी, बी, डी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ए, सी, बी, डी दिया गया। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही इतिहास भी आता है, तो बहुत सारे तिथियों को छात्रों को याद रखना पड़ता है, और याद करना, रटना, ये सभी चीज़ें निगेटिव मानी जाती हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी समस्या होती है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं, ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वो उसकी सराहना करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, किसी भी संस्थान की घटना या फिर कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव उदाहरण ही दिया जाए, जबकि नकारात्मक उदाहरण
उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि बच्चों को इस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है कि तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाओगे। तो ये क्या है, बच्चों को डराना, एक तरीके से नकारात्मकता दिखाना भी जरूरी है, ताकि बच्चे में डर पैदा हो कि वो सही दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कहना कि केवल सकारात्मक उदाहरण ही दिए जाए तो ये नेगेटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए ए वाला सही है और बी गलत है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ए सही है और बी गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में चलचित्र यानी कि फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिल्मों के माध्यम से हम लोग सामाजिक अध्ययन के विभिन्न कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे सबसे कम यानी निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए, क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि चलचित्र बच्चों के टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चे सीख पाएं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। देखिए, परीक्षा में पास होना या फिर फेल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का आदिगम इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये सबसे कम विचारणीय है, और चूंकि हमसे कम की ही बात की गई थी, इस वजह से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावशाली क्रियाकलाप कौन सा होगा। व्यक्तिगत भूगोल की बात की गई है, यानी बच्चे को जिसमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कुछ भी गतिविधि करके अपने आप से सीखने के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र कर देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अलग हो सकती है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें श्रवण बाधित भी है, दृष्टि बाधित भी है, बहुत अधिक प्रतिभाशाली भी है और बहुत कमजोर भी है, सामान्य बालक भी है। यानी कि सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और उनके हिसाब से अधिगम शैली को ज्ञात करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ाना। जाहिर सी बात है, बच्चों को जितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से, उतना ही बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना। जाहिर सी बात है, जब बच्चे खुद से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे तब वो ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि वो खुद से मूल्यांकन कर रहे होंगे तो उनका भी एक टारगेट होगा कि हाँ, मुझे साल भर में इतना अचीव करना है। तो बच्चे जान पाएंगे कि वो कितना अचीव कर लिए और कितना और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना। अब यहाँ पर ये समावेशी शिक्षा का विरोध कर रहा है, यानी कि चाहे कितने भी प्रतिभाशाली बालक क्यों ना हो, कितने भी कमजोर बालक क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है, और ये विकल्प उनको अलग करने की बात कर रहा है, भेदभाव करने की बात कर रहा है। इस वजह से ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से केवल विकल्प नंबर डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए, किसी भी ऑप्शन में केवल डी की बात नहीं की गई है, इसलिए इसके चारों विकल्प गलत हैं, और इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इसके रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था। यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि ये प्रश्न के विकल्प ही गलत थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य क्या है। तो चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिए गए रहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं को पुनः पाठन। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। जो चीज़ हमने पाठ में पढ़ी है, प्रश्नों को देख करके उसको हम लोग रिकॉल कर पाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। यानी कि हम किताबी कीड़ा ना बन जाए कि किताब में जो दिया गया हूबहू उसे ना रटें, अपने हिसाब से उस प्रश्न का जवाब ढूंढें। ठीक है, तो दोनों इसका सही है, इसलिए ए और बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। देखिए, इसमें वो वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा जिसमें
विद्यार्थी के अनुभव को भी और उसके समझ को भी महत्व देने की बात कर रहा होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी सौर मंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे। दूसरा देखिए, विद्यार्थी जेंडर की अवधारणा को महसूस करेंगे। तीसरा दिया गया है विद्यार्थी 5 जंगली जानवरों के नाम जान सकेंगे। और चौथा दिया गया जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। तो देखिए, केवल चौथा ऐसा विकल्प है जिसमें विद्यार्थी के अनुभव और उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र को महत्व देने की बात की जा रही है, इसलिए केवल विकल्प नंबर 4 इसका पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। कौशल को अर्जित करने की बात की जा रही है। पहला दिया गया पेन और पेपर परीक्षा। तो परीक्षा केवल मूल्यांकन के लिए किया जाता है कि बच्चे कितना सीखे हैं, ठीक है। इससे कौशल अर्जन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा और व्यक्तिगत अवलोकन। अब जब इंडिविजुअली सबको आप अवलोकन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके कौशल को आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं और उनके कौशल को आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है पर्टिकुलर जिस कौशल को सीखना है, जिस कौशल को अर्जित करना है, उस परिवेश में, उस परिस्थिति में अगर बच्चे उसका अवलोकन करेंगे तो ये उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्जित कर सकेंगे। यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। यानी कि केवल बी और सी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 3 में बी और सी दिया गया है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण और नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अधिगम के दौरान विभिन्न परिस्थितियों में जो अधिगम का प्रमाण है, यानी जो डेटा है, उसको एकत्रित करने और प्रतिपुष्टि देने, यानी कि फीडबैक देने कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं बच्चों के संदर्भ में, कौन सा इसका विकल्प एप्रोप्रिएट होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो रचनात्मक आकलन होता है, जो कि सत्र के बीच में बार बार एक चैप्टर पढ़ाने या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चों का मूल्यांकन यानी कि आकलन किया जाता है कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को सीखने में कहाँ पर दिक्कत महसूस कर रहे हैं, यानी कि रचनात्मक आकलन, या फिर इसी को हम लोग अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। यानी अभी बच्चा सीखा नहीं है, सीखने के दौरान उसको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं को जानने के लिए हम लोग बच्चे का आकलन कर रहे हैं। यानी कि अधिगम के लिए आकलन और साथ ही साथ रचनात्मक आकलन इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यानी बी और ई वाला विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की बात की गई है, बी और ई इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।